गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना मिर्ज़ापुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग सीसेट में नंबर सिस्टम पढ़ने चल रहे हैं। सीसेट में आपका मैथमेटिक्स, रीजनिंग दोनों सिलेबस होता है, साथ साथ आपका इंग्लिश कॉम्प्रहेंसन, हिंदी, इन सब चीज़ों के बारे में प्रश्न बनते हैं। यूपीपीसीएस हिंदी विशेष के बारे में भी प्रश्न पूछता है, इंग्लिश के भी ग्रामेटिकल पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछता है। आज हम लोग बेसिकली इस सीसेट के मैथ सेक्शन से एक टॉपिक को ले रहे हैं जिसका नाम है नंबर सिस्टम। इसको पढ़ने चल रहे हैं। अगर बात की जाए नंबर सिस्टम क्या होता है, तो जैसा कि इसको हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति, इसका मतलब ये संख्याओं की पद्धति है। नंबर सिस्टम क्या है? संख्याओं की पद्धति है। नंबर सिस्टम क्या है? संख्याओं की पद्धति है। अब हमारे पास संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारी पद्धतियाँ हैं। हमारे पास संख्याओं को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारी पद्धतियाँ हैं। उनमें से कुछ पद्धतियाँ मैं आपको बताता हूँ। एक है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। डेसिमल सिस्टम या डेसिमल नंबर सिस्टम, इसको कहते हैं दशमलव पद्धति। इसको कहते हैं दशमलव पद्धति, ठीक है। इसी प्रकार से एक है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम, इसे आप द्विआधारी पद्धति कहते हो, द्विआधारी संख्या पद्धति। इसी प्रकार से आप लोगों ने पढ़ा होगा ऑक्टल या ऑक्टाडेसिमल सिस्टम, और आपने पढ़ा होगा हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो ये कुछ प्रकार के नंबर सिस्टम हैं जिनसे हम संख्याओं को प्रदर्शित करते हैं, संख्याओं को दर्शाते हैं। इनमें से जो सबसे विशेष है, जो हमारे सिलेबस में है और जो हमें पढ़ना सीखना है, सीखने के लिए तो हम लोग सब कुछ सीख लेंगे, लेकिन जो सबसे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं वो डेसिमल नंबर सिस्टम या दशमलव पद्धति से बनते हैं। दशमलव पद्धति से बनते हैं। कुछ क्वेश्चन कभी कभी बाइनरी से भी आते हैं कि किसी डेसिमल सिस्टम को बाइनरी में कैसे चेंज करते हैं या बाइनरी को डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। ऑक्टल और हेक्साडेसिमल में भी चेंज करना सीख लेंगे अगर समय रहा हमारे पास तो। लेकिन आपके क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं डेसिमल के। बाइनरी के कभी कभार क्वेश्चन बन जाते हैं कि उसमें इन दोनों का कन्वर्जन कैसे होता है, ठीक है। अब दूसरी बात जो इसमें करनी है, संख्या पद्धति में हमें पढ़नी तो कौन सी पद्धति है? दशमलव नंबर सिस्टम, ठीक है। दशमलव संख्या पद्धति हम लोग ज़्यादातर जो हम लोग का सिस्टम चलता है, जो हम लोग संख्याएं लिखते हैं, इस नंबर सिस्टम के आधार पर लिखते हैं, दशमलव संख्या पद्धति के आधार पर लिखते हैं। जैसे मैंने मान लिख दिया 1274, ठीक है, 1274 ये लिखा। अब ये किस सिस्टम में लिखा गया है? तो इसको हमने लिखा है दशमलव पद्धति में। इसको हमने लिखा है दशमलव पद्धति में, ठीक है। अब इन पद्धतियों में एक बात और जानने वाली बात होती है कि कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि डेसिमल नंबर सिस्टम में कितने डिजिट का यूज किया जाता है, डेसिमल नंबर सिस्टम अर्थात दशमलव पद्धति में कितने डिजिट का यूज किया जाता है? तो आपका 10 डिजिट का यूज किया जाता है। 10 डिजिट या 10 अंकों का योग किया जाता है। 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। वो अंक कौन कौन से हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम में। किसी भी संख्या को निरूपित करने के लिए ये 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार अगर बाइनरी नंबर सिस्टम में देखा जाए तो उसमें 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है, 0 और 1। बाइनरी नंबर सिस्टम में संख्याओं को निरूपित करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए सिर्फ 2 अंकों का प्रयोग किया जाता है, 2 डिजिट का प्रयोग किया जाता है, दैट इज 0 and 1। अगर ऑक्टल की बात करें या ऑक्टाडेसिमल की बात करें तो ये 7 तक, मतलब 8 अंकों का प्रयोग किया जाता है, 0 से लेके 7 तक। और हेक्साडेसिमल में आपका यूज किया जाता है 16 अंकों का। लेकिन इसमें आपका 0 से लेके 9 तक अर्थात 10 तो ये अंक होते हैं, उसके बाद A से लेके F तक 6 ये आपके लेटर होते हैं ना। तो 0 से लेके 9 तक ये 10 हो गए और 6 आपका A से लेके F तक अंक हो गया, मतलब ये लेटर हो गया। तो ये टोटल 16 यहाँ पर यूज किए जाते हैं। 10 अंकों का और 6 लेटर का यूज किया जाता है। इन हेक्साडेसिमल में किसी भी संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए 16 आपका यूज किया जाता है, 10 तो अंक और 6 आपका लेटर, ठीक है। बेसिकली अब हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ने चल रहे हैं। इसी को हम लोग आगे पढ़े मतलब समझेंगे, देखेंगे, ठीक है। मैंने एक बेस बना दिया, एक बेसिक बातें बता दी कि नंबर सिस्टम होता क्या है।
और नंबर सिस्टम में किन किन नंबर सिस्टम को इस समय वर्ड फॉलो कर रहा है, ठीक है। कंप्यूटर वगैरह में बाइनरी नंबर सिस्टम ज़्यादा चलता है, ठीक है, कोडिंग वगैरह के लिए। अब हम लोग देखते हैं अगली बात। जैसे मान लीजिए कोई भी एक संख्या है, कोई भी संख्या है, मान लीजिए आपने लिख लिया 3278, ये कोई एक संख्या है। इस संख्या में एक चीज़ पूछी जाती है, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू इसको हिंदी में कहते हैं अंकीय मान, अंकीय मान। फेस वैल्यू इसे कहते हैं अंकीय मान, ठीक है, अंकीय मान। अब जैसे आपसे पूछा जाए फेस वैल्यू ऑफ 3, फेस वैल्यू ऑफ 3, 3 का अंकीय मान क्या है, तो 3 का अंकीय मान 3 ही होगा। फेस वैल्यू का मतलब होता है जिस अंक का पूछा जा रहा है वह अंक अपना खुद का फेस वैल्यू होता है, वह अंक अपना खुद का फेस वैल्यू होता है, ठीक है। तो अगर आपको इसी प्रकार 2 का पूछा जाए, फेस वैल्यू ऑफ 2 ना, फेस वैल्यू ऑफ 2 तो कितना होगा, 2 होगा। अगर 7 का पूछा जाए, 7 का अंकीय मान, 7 का अंकीय मान, तो ये 7 ही होगा, ठीक है। 8 का अंकीय मान पूछा जाता तो 8 का अंकीय मान 8 होगा। तो किसी संख्या का अंकीय मान वह संख्या खुद होती है, किसी अंक का ना, किसी एक अंक का अंकीय मान वह आपका खुद होता है, ठीक है। किसी संख्या में किसी एक अंक का अंकीय मान वह अंक स्वयं होता है, ठीक है। अब यहीं पे बात कर लेते हैं हम लोग। मान लो यही संख्या है और उसमें अगर प्लेस वैल्यू की बात करता, प्लेस वैल्यू, ठीक है, इसे हिंदी में कहते हैं स्थानीय मान, स्थानीय मान, स्थानीय मान। मतलब अंक किस स्थान विशेष पर है उसके बारे में जानकारी देता है हमें स्थानीय मान। किसी संख्या में अंक किस स्थान विशेष पर है उसे हम लोग समझते हैं स्थानीय मान से। आपको पता है, आपने बेसिक नंबर पढ़ा होगा, जैसे आप ये 3278 है, ठीक है, तो इसको आप लोग इकाई कहते हो, ये दहाई है, ये सैकड़े का स्थान है, ये हज़ार का स्थान है, ठीक है। इस तरीके से आप आगे बढ़ते हो, ठीक है, इस तरीके से आप लोग आगे बढ़ते हो, ठीक है। और जो संख्या लिखी जाती है वो आपकी दाएं से बाएं लिखी जाती है। संख्या किधर से किधर लिखी जाती है, दाएं से बाएं, ठीक है। पहले इकाई आता है, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार। वो बात अलग है कि हमें जैसे 732 लिखना है तो 732 हम लोग लिख रहे हैं किधर, बाएं से दाएं लिख रहे हैं, बाएं से दाएं लिख रहे हैं। लेकिन संख्या बनी किधर से किधर होगी, दाएं से बाएं। पहले इकाई की बात की गई होगी, इकाई का आपको पता चला होगा, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, ठीक है। चलिए देखिए, तब अगर आपसे पूछा जाए किसी भी अंक का प्लेस वैल्यू, तो अगर 3 का पूछा जा रहा है, प्लेस वैल्यू ऑफ 3, ठीक है, प्लेस वैल्यू ऑफ 3, 3 का स्थानीय मान पूछा जा रहा है, तो आप आसानी से बता सकते हैं। आपको करना क्या होता है, 3 लिखिए और संख्या में 3 के बाद जितने अंक हो, संख्या में 3 के बाद जितने अंक हो उतने जीरो लगा दीजिए। 3 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं, तो आपने 3 जीरो लगा दिया, ठीक है। इससे एक बात ये भी पता चल रहा है कि देखो संख्या में 3 आपका हज़ार के स्थान पे है, तो 3 के आगे अगर आपने इसका 3 जीरो लगा दिया तो ये क्या बन गया, 3000 बन गया, ठीक है। तो 1000 को निरूपित कर रहे हैं। जैसे 2 का प्लेस वैल्यू पूछा जाता, प्लेस वैल्यू ऑफ 2, तो आप क्या लिखते, 2 लिखते, और 2 के बाद संख्या में कितने अंक हैं, 2 अंक है, तो ये आपने 2 जीरो लगा दिया, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता 7 का स्थानीय मान, इस संख्या में 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान क्या है, तो आप क्या लिखते, 7 लिखते, और 7 के बाद संख्या में कितने आपके अंक हैं उतने जीरो लगा दो, तो 70 हो गया, ठीक है। अगर 8 का स्थानीय मान पूछता, 8 का स्थानीय मान, तो आप क्या लिखते, 8 लिखते, और 8 के बाद कोई अंक है ही नहीं, तो एक भी जीरो नहीं लगा, तो ये 8 हो गया, ठीक है। अब एक विशेष बात आप समझिए, 8 का अगर अंकीय मान पूछता, 8 का अंकीय मान, 8 का अंकीय मान, 8 का अंकीय मान पूछता, तो वो भी कितना होता, 8 होता। या इस संख्या में 8 का अंकीय मान पूछे तो 8, 8 का स्थानीय मान पूछे तो भी 8। इसका मतलब किसी संख्या में इकाई स्थान पर जो आपका अंक होता है उसका अंकीय और स्थानीय मान बराबर होता है, ठीक है। किसी संख्या में इकाई का अंक फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों समान रखता है, दोनों समान होता है, ठीक है, समान होता है। किसी संख्या में इकाई के अंक का फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों के दोनों समान होता है।
यहाँ तक की बातें आप लोग को क्लियर है एकदम? यहाँ तक की बातें एकदम क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दुविधा नहीं होगी, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति का क्लासिफिकेशन हम लोग देखने चल रहे हैं। संख्या पद्धति का क्लासिफिकेशन देखने चल रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम मतलब संख्याओं का हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। संख्या पद्धति का क्लासिफिकेशन मतलब संख्याओं का क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम या नंबर्स कहे तो ज़्यादा अच्छा होगा, नंबर्स कहे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम अगर देखना शुरू करते हैं तो उसमें जो सबसे बेसिक चीज़ है जहाँ से हम लोग इसको शुरू करते हैं वो है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इसको हिंदी में कहते हैं सम्मिश्र संख्याएं। कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। क्या होती है सम्मिश्र संख्याएं? आप लोगों ने जो मैथमेटिक्स 12th में पढ़ा होगा, उन्होंने पढ़ा होगा, आपके सिलेबस में था कॉम्प्लेक्स नंबर। आप लोग इस तरीके की बात देखे होंगे जैसे 3 + 4i, ठीक है, 3 + 4i, 7 - 4i, इस तरीके की बात पढ़े होंगे, ठीक है। तो वहाँ पर आई करके एक चीज़ आती थी, आई करके एक चीज़ आती थी, ठीक है। तो उसी को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। इस प्रकार के नंबर को क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म दिखाऊं इसको, जैसे a + ib, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इसमें दो भाग हुआ करते थे। जिसमें आई नहीं लगा रहता था, जिसके साथ आई नहीं होता था, उसको हम लोग कहते थे रियल पार्ट। उसको हम लोग क्या कहते थे? रियल पार्ट। और जिसके साथ आई लगा होता था उसको हम लोग कहते थे इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। मतलब सम्मिश्र संख्याओं को भी दो भाग में बांटा जाएगा, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, मतलब वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। अभी हम लोग चल रहे हैं, पहले बस छोटी छोटी बातें बता रहे हैं। तो इमेजिनरी नंबर क्या होती है? काल्पनिक संख्याएं होती है। इमेजिनरी नंबर क्या होती है? काल्पनिक संख्याएं होती है, ठीक है। काल्पनिक संख्याएं मतलब जो वास्तव में होती नहीं, उनकी कल्पना की जाती है, उन्हें हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। इसी को बांटते हैं। तो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दो भाग में बटा, रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्याएं, और इमेजिनरी नंबर्स मतलब काल्पनिक संख्याएं। अब आपके सिलेबस में इस तरीके से डिजाइन है कि काल्पनिक संख्याओं से बहुत सवाल आता नहीं है। कभी कभार एक आपका सवाल आता है, वो मैं बताता हूँ कि किस तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। काल्पनिक संख्याएं मतलब आपका आई के फॉर्म में रहेंगी, आई उसमें कहीं ना कहीं रहेगा, और आई को पढ़ते हैं आयोटा, इसको पढ़ा जाता है आयोटा। आई की वैल्यू होती है √-1। काल्पनिक संख्या मतलब हर वो संख्या जो करणी में ऋणात्मक हो, उसे हम लोग काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे आप समझो -√3, तो ये एक काल्पनिक संख्या है। अब आयोटा के सम्मान में इसको आयोटा कहा गया। आयोटा एक आपके मैथमेटिशियन थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, ऋण √3 को लिख सकते हैं -1 इंटू √-1 ये लिखा जा सकता है। √-1 को i लिख दो तो इसको लिख सकते हो √3i, ठीक है। तो ऐसा कैलकुलेशन और समझने में आसान हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ये फॉर्मेट को अपनाया, ये फॉर्मेट को लागू किया, ठीक है। तो तभी से हम लोग इसको इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। आयोटा जी के सम्मान में उनको हम लोग आयोटा आई कहते हैं ना। और आई की वैल्यू कितनी होती है? √-1, और i² की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी -1। i⁴ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। प्रश्न क्या बनते हैं इससे? इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जैसे कह दे कि 3 + 4i / i + 2 = a + ib, ये इसके बराबर है। तो बताओ a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा? a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा? इस तरीके से प्रश्न आपके बनते हैं। इसको आगे मैं सिखाऊंगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। अभी हम लोग को काल्पनिक संख्या पढ़नी नहीं है, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली चलते हैं, अब जो मुख्य रूप से पढ़ना है हमें रियल नंबर को देखने चल रहे हैं कि क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं, ठीक है। क्या होती हैं वास्तविक संख्याएं? तो -∞ से
प्लस इन्फिनिटी तक सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक की सारी संख्याएं वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, अब ये जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, ठीक है, इन वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। इन वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, एक तो दशमलव या फिर मैं इसको मिटा के ऊपर लिखता हूँ ना, आप लोग क्लासिफिकेशन इसके नीचे आप बनाते रहना ना, क्योंकि बोर्ड में तो सारी बातें एक जगह नहीं लिखी जा सकती, आप कॉपी में उस तरीके से लिख सकते हो। तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को तोड़ा रियल नंबर इमेजिनरी नंबर में, अब रियल नंबर को पढ़ने चल रहे हैं, रियल नंबर को तोड़ने चल रहे हैं। ठीक है, रियल नंबर वास्तविक संख्या, ठीक है, रियल नंबर वास्तविक संख्याओं को तोड़ रहे हैं। देखो दो भागों में, दशमलव और पूर्णांक में। दशमलव और पूर्णांक में, पूर्णांक को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर और दशमलव को इंग्लिश में कहते हैं डेसिमल। इसमें तोड़ने चल रहा है। अब दशमलव अगर आप लोग देखो तो दशमलव आप पढ़ते हो, जैसे आपका 0.5, ठीक है, 0.3, मतलब ये रिपीट होता चला जाए। या आप ले लो दशमलव कुछ भी, 1 2 3 7 8 1 1 2 5 6, मतलब ये क्या हो रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है ना, एक ऑर्डर में रिपीट नहीं कर रहा है। या ऐसे हो सकता है 0.187, मतलब ये अपने आप को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, रिकर कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ होती है। ये दशमलव आपको कुछ इस तरीके से दशमलव देखने को मिलते हैं, डेसिमल इस तरीके से देखने को मिलते हैं। अब डेसिमल में भी दो बात होती है, मतलब आप देख रहे हो ना, डेसिमल में भी दो बात होती है। क्या बात होती है डेसिमल में? दो बातें होती हैं। क्या क्या? एक तो डेसिमल आपका रिपीट करता है ना, रिपीटिंग डेसिमल, और एक होता है नॉन रिपीटिंग डेसिमल। एक तो डेसिमल क्या करता है, रिपीट करता है, और एक करता है रिपीट नहीं करता, नॉन रिपीटिंग डेसिमल होता है। अब मतलब रिपीट का होना मतलब क्या होगा, पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति होती है, और इसमें पुनरावृत्ति नहीं होती। जैसे आप देखो दशमलव के बाद 3 3 3 3 अंकों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये आपका रिपीटिंग में आएगा। और इसमें देखो पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो ये आपका नॉन रिपीटिंग में आएगा। इसमें देखो पुनरावृत्ति हो रही है, 0.187, तो ये इसमें आएगा। ठीक है, तो कुछ आपके डेसिमल ऐसे होते हैं जिसमें पुनरावृत्ति होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें पुनरावृत्ति नहीं होती है। अब इसको जैसे आप समझो, इसमें बताओ किसमें पुनरावृत्ति हो रही है, किसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो जैसे देखो 0.33333, इसमें पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है, इसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये आपका इसके नीचे आप लिख सकते हो कि 0.3333, इसमें आपके क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे आप देखो, ये देखो, ये 0.187, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसके नीचे लिख दिया, ये पुनरावृत्ति वाले हैं। ठीक है, लेकिन इसमें देखो ये आपकी पुनरावृत्ति नहीं है, 0.1 2 3 7 8 1 1 2 5 6, ठीक है, इसमें आपकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही, तो इसको इसमें इसके नीचे लिख दिया। 0.5, इसमें बताओ पुनरावृत्ति हो रही है कि नहीं। बहुत बच्चों को लगता है इसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, लेकिन इसमें पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे इसके आगे हम लोग 0 0 लिखते हैं, कितना भी जीरो लिख दो, ये क्या इस पर अंक संख्या में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो 0.5 भी क्या होगा आपका, आएगा किसमें, पुनरावृत्ति वाले में। ठीक है, अब 0.5 इसको हटा भी दोगे तो कोई फर्क इसके मान में पड़ेगा नहीं। अब 0.5 को देखो लिख क्या सकते हो आप, 5/10 लिख सकते हो, ऊपर नीचे आपने 10 से गुणा कर दिया, मतलब इसको लिख सकते हो 1/2। ठीक है, 0.33333, इसको अगर छोटा लिखना चाहो तो 0.3 के ऊपर बार, इस तरीके से लिख सकते हो। ठीक है, जैसे इसको लिखना चाहो तो लिख सकते हो 0.187 के ऊपर बार, 0.187 के ऊपर बार, मतलब जिसकी पुनरावृत्ति होती है उनको हम लोग टर्मिनेट कर सकते हैं ना, तो इसको टर्मिनेटिंग होता है, ये टर्मिनेट कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग होता है, इसको मतलब टर्मिनेट किया जा सकता है। लेकिन जो नॉन रिपीटिंग होते हैं ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, इसको टर्मिनेट नहीं कर सकते हो, नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, इसको टर्मिनेट नहीं कर सकते हो, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है, इसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता।
ठीक है। आपका रिपीटिंग डेसिमल जो होता है उसको टर्मिनेट किया जा सकता है, नॉन रिपीटिंग जो होता है उसको टर्मिनेट नहीं किया जा सकता। अच्छा, खास सी बात देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात देखो, जो आपका दशमलव रिपीटिंग होता है, जो आपका दशमलव रिपीटिंग होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या टर्मिनेट कर सकते हैं, जैसे 3 के ऊपर बार है, इसको आगे में दशमलव अगर पढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे इसको कैसे लिखते हैं। दशमलव 3 के ऊपर बार है तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3/9, जितने अंक के ऊपर बार होता है उतना नीचे 9 लिख देते हैं, ठीक है। तो यह जाएगा 1/3, ये क्या आ जाएगा 1/3। इसको देखो लिख सकते हो आप 187/999, 187/999, क्योंकि भाई कितने अंकों के ऊपर बार है, 3 अंकों के, तो 3 बार 9 लिख दिया। तो जो आपका टर्मिनेटिंग होता है उसको आप लोग P/Q के रूप में लिख सकते हो, P/Q के फॉर्म में के रूप में या फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, ठीक है। P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मतलब डेसिमल में जो डेसिमल ऐसे होते हैं जो रिपीटिंग होते हैं, दैट इज टर्मिनेटिंग होते हैं, उनको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, वेयर Q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 और P एंड Q जो होते हैं वहाँ पर ये आपके पूर्णांक होते हैं। ये क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। P/Q के फॉर्म में लिख सकते हो रिपीटिंग डेसिमल को, मतलब जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, और Q वहाँ पर 0 नहीं होगा और P और Q क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। और इसको कह देते हो आप परिमेय संख्याएं। इनको क्या कह देते हो, परिमेय संख्याएं। इसी को कह देते हो आप परिमेय संख्या, इंग्लिश में रेशनल नंबर। इंग्लिश में क्या कह देते हो, रेशनल नंबर्स। क्या कह देते हो, रेशनल नंबर्स। यहाँ तक बातें एकदम क्लियर है, यहाँ तक का डिस्कशन आपका पूरा क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? आई डोंट थिंक कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट होगा, ठीक है। लेकिन जो आपका डेसिमल नॉन रिपीटिंग होता है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होता है, उसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, ठीक है। इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। जैसे अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण अगर हम लोग लें, अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण लें, तो अपरिमेय संख्या कैसे होंगी, जो नॉन रिपीटिंग होगा। ऐसा डेसिमल जो नॉन रिपीटिंग, जैसे ये आपका क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगी। उदाहरण के तौर पे हम लोग तो रूट के अंदर की संख्या है, √3, √2, ठीक है, ये सब अपरिमेय संख्या है। पाई आपका अपरिमेय संख्या है। अब पाई में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पाई पे तो क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि ये परिमेय संख्या की अपरिमेय, तो पाई अपरिमेय संख्या। देखो ध्यान समझो, पाई की वैल्यू 22/7 एग्जैक्ट बराबर होती नहीं है। पाई की वैल्यू एग्जैक्ट 22/7 होती नहीं है। ये तो हमने अपने गणित को आसान करने के लिए, कैलकुलेशन को आसान करने के लिए पाई की वैल्यू 22/7 मान ली है। पाई की वैल्यू 22/7 के अप्रॉक्सीमेटली बराबर हमने मान ली है, ये होता नहीं है एग्जैक्टली बराबर। तो जो पाई होता है वो अपरिमेय संख्या होता है, जबकि 22/7 ये परिमेय संख्या है। ये क्या है, परिमेय संख्या है। मतलब ये आपका रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल होगा। ये कैसा डेसिमल होगा, रिपीटिंग डेसिमल होगा, और इसको टर्मिनेट किया जा सकता है, ठीक है। आप 22 में 7 का भाग लगा के देख सकते हो। 22 में 7 का भाग लगाओगे तो आप देखोगे, 22 में 7 का भाग लगाओगे तो आप देखोगे कि अपने आप एक समय के बाद ये अपने आप को रिपीट करेगा। आप चाहो तो मैं दिखा भी सकता हूँ। जैसे आप देखो 22 में 7 का भाग लगाओ, आप 22 में 7 का भाग लगाओ तो 7 त्रिक यहाँ पर लिख देता हूँ, 7 त्रिक 21, ठीक है। ये कितना आया, शेष 1 आया, तो दशमलव लगाओगे, यहाँ 0 बढ़ाओगे, फिर 7 1 का 7, ठीक है। 3 आपका यहाँ 0, 7 चौक 28, ठीक है। 2 आया 0, फिर आप 7 दूनी 14, ठीक है। ये 6 आया 0, 7 8 56, ठीक है। ये आया 4, ये 0, 7 5 35, ठीक है। ये आया 5, ये 0, फिर 7 7 49, ठीक है। ये आया 1, ये 0, फिर 7 1 का 7, ठीक है। फिर ये आया 3, ये 0, फिर 7 चौक 28, ठीक है। ये आया 2 0, फिर 7 दूनी 14, ठीक है। ये फिर आया 6 0, फिर 7 8 56, ठीक है। फिर आया 4 0, ठीक है। फिर 7 5 35, ठीक है। ये आया 5, ये 0, फिर 7 7 49, ठीक है। ये आया 1 0। आप ऐसे चलोगे, आगे चलते चले जाओगे और ये ख़त्म नहीं होगा, और अपने आप को देखो रिपीट कर रहा है कि नहीं।
142857, 142857, इसका मतलब 22/7 आपका रिपीटिंग डेसिमल है, मतलब ये टर्मिनेटिंग होता है, मतलब ये आपका कैसा है, मतलब ये कैसा है, p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब ये परिमेय संख्या है। तो 22/7 परिमेय संख्या है, जबकि पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक बात एकदम क्लियर हो, यहाँ तक बात क्लियर हो तो हम लोग आगे बढ़े, यहाँ तक की बात क्लियर हो तो आगे बढ़े। ठीक है, हमने अभी क्या देखा, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं भी देख ली, तो मतलब रियल नंबर का डेसिमल वाला पोर्शन हमने देख लिया। अब इंटीजर वाला पोर्शन देखने चल रहे हैं। रियल नंबर को हमने दो भाग में बांटा था, डेसिमल और इंटीजर। अब हम लोग इंटीजर को देखने चल रहे हैं। बीच बीच में ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच की एक कोई परिमेय संख्या निकालना, जैसे ए और बी, जैसे ए और बी परिमेय संख्या है, तो उनके बीच की कोई एक परिमेय संख्या बताओ, या दो अपरिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या बताओ। तो उस पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं, उस पर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आप समझो, अगर ये पूछा जाए ए और बी के बीच की परिमेय संख्या, ए और बी के बीच की परिमेय संख्या, ए और बी के बीच की परिमेय संख्या, तो इसके लिए आपको मैं बता देता हूँ, ए के प्लस बी बाई ए के प्लस बी बाई के प्लस 1, वेयर के इक्वल्स टू 1 2 3। आप वैल्यू पुट करते चले जाओगे अलग अलग संख्या। जैसे आपको ए और बी के बीच में फर्स्ट आपको परिमेय संख्या निकालनी हो, तो के की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो आ जाएगा ए प्लस बी बटे में के, मतलब 1 + 1 2। ठीक है, सेकेंड निकालना चाहो तो आप लिख सकते हो के की जगह 2, तो 2a + b डिवाइडेड बाई 2 + 1 कितना 3। ऐसे वैल्यूज आप पुट करते चले जाओ, निकलते चले जाएंगी। अगर आपसे ये कहा जाए कि ए और बी के बीच अपरिमेय संख्या बताओ, अपरिमेय संख्या बताओ, तो ये आपका हो जाएगा √AB, √AB। ठीक है, यहाँ पे 4 लिख के AB, तो ये सब आपकी क्या होंगी, अपरिमेय संख्या होंगी ए और बी के बीच में। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ए और बी का बीच का गुणनफल मतलब आपका ऐसा ना हो जाए कि ये क्यूब, जैसे आप जैसे समझो 9 और 4 है, तो √4 × 9 ये 36 हो जाएगा, तो ये तो आपका रूट से बाहर आ जाएगा, आपका आ जाएगा ये 6। तब तो ये आपका इनके बीच की अपरिमेय संख्या नहीं मिली, तब आप ना ये ना लेके इसके लिए निकाल दोगे, मतलब क्यूब रूट लिख दोगे, तो इसका क्यूब रूट 36, ये क्या हो जाएगी, इनके बीच आपका 9 और 4 के बीच में एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से बीच में हम लोग अपरिमेय या परिमेय संख्या निकालते हैं। चलिए, अब रियल नंबर के दूसरे पार्ट इंटीजर को देखते हैं। इंटीजर का डिवीज़न पढ़ते हैं। इंटीजर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है ये देखते हैं। इंटीजर, हिंदी में इसको पूर्णांक कहते हैं। इंटीजर, इंटीजर्स, पूर्णांक। अगर पूर्णांक की बात करें तो इसको कई भागों में बांटा जाता है। एक भाग में हम लोग पहले बांटते हैं धन पूर्णांक। ठीक, धन पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स। एक बांटते हैं हम लोग ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक, या धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, एक से लेकर अनंत तक। ठीक है, एक से लेकर अनंत तक ये जितनी भी संख्याएं होती हैं इनको हम लोग धन पूर्णांक कहते हैं। एक से लेकर अनंत तक धन पूर्णांक, और इधर -∞ से लेकर -3, -2, -1 तक इसको हम लोग कहते हैं ऋण पूर्णांक, इसको हम लोग कहते हैं ऋण पूर्णांक। ठीक है, तो ये रहा धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। ठीक है, अब देखो धन पूर्णांक 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, -∞ से लेकर -1 तक ऋण पूर्णांक। लेकिन ये जो पूरा पूर्णांक होता है ये होता है आपका -∞ से +∞ तक, -∞ से +∞ तक। ठीक है, तो बीच में जीरो भी आएगा, बीच में क्या आएगा, जीरो भी आएगा, शून्य भी आएगा, बीच में क्या आएगा, जीरो भी आएगा, तो जीरो भी इसको इंक्लूड करते हैं। अब जीरो न तो धन पूर्णांक है न तो ऋण पूर्णांक है। ठीक है, जीरो न तो धन पूर्णांक न तो ऋण पूर्णांक, उसको अलग से लेते हैं। अब अगर हम लोग क्या करें, धन पूर्णांक को देखें, अगर हम लोग धन पूर्णांक को देखें, ये जो धन पूर्णांक है, ठीक है, एक आपका इसका जो सेट होता है, ये धन पूर्णांक है, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक ऐसे चल रहा है। इसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या, इसको हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या ऐसी संख्याएं
जो गिनने के काम में आती है, काउंटिंग के काम में आती है, आप वस्तुओं को गिनते हो जिससे, वो होती है प्राकृतिक संख्या। नेचर से मिली है ये सब हमें ना, नेचुरल नंबर, ठीक है। जिन संख्याओं का उपयोग हम लोग क्या करते हैं, गिनने में करते हैं, वस्तुओं को गिनने में प्रयोग करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, ठीक है। उन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो ये प्राकृतिक संख्या है। अब जीरो को अगर प्राकृतिक संख्याओं के साथ मिला दिया जाए और मिला के देखा जाए तो इसको कहते हैं, मतलब आपका अब आ जाएगा जो, वो जीरो शुरू हो जाएगा तो 0 1 2 3 ये आपका चलता रहेगा, ठीक है, अनंत तक। इसे हम लोग कहते हैं होल नंबर, इसे हम लोग कहते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या। इसे हम लोग कहते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, ठीक है। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे चलता रहता है ना। तो शून्य क्या है, एक पूर्ण संख्या है। शून्य क्या है, पूर्ण संख्या है। शून्य क्या है, एक पूर्ण संख्या। शून्य क्या है, एक पूर्ण संख्या। जो होल नंबर है, पूर्ण संख्या का समुच्चय कहाँ शुरू होता है, शून्य से शुरू होता है, जबकि आपका नेचुरल नंबर का समुच्चय कहाँ शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0, धन पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। इतनी बात आपको क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है भाई? हमें नहीं लगता कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत होगा। अब इसी में इंटीजर्स में, पूर्णांक में ही दो बात हम लोग और करेंगे, दो बात हम लोग को और देखनी है, ठीक है। क्या मिटा के थोड़ा सा देख लिया जाए? हाँ, थोड़ा मिटा लेते हैं और मिटा के देखते हैं। एक होता है इवन नंबर और एक होता है ऑड नंबर। एक होता है इवन नंबर और एक होता है ऑड नंबर, सम संख्या और विषम संख्या। इंटीजर में ही उसको हम लोग पढ़ते हैं, नेचुरल नंबर इंटीजर में ही है ना, इंटीजर में ही है। एक इवन नंबर होता है, सम संख्याएं, सम संख्याएं, और एक होता है ऑड नंबर, ऑड नंबर, विषम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हों, पूर्णतः विभाज्य हों। वो संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2। ऑड नंबर क्या होते हैं? 2 से विभाज्य नहीं होते, 2 से विभाज्य नहीं होते, ठीक है। तो ऑड नंबर ऐसे होते हैं जो 2 से विभाज्य नहीं होते, जबकि इवन नंबर क्या होते हैं? जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होते हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य होते हैं। बीच में वीडियो ब्लर होने लगती है, यही एक प्रॉब्लम है, ठीक है, यही एक इशू है। चलिए, ये लाइट इफेक्ट के कारण ऐसी चीज़ें होती हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो 2 से जो पूर्णतः विभाज्य होती है उन्हें इवन नंबर कहते हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होते उन्हें ऑड नंबर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, चलिए अब हम लोग देखें, अगर हम लोग देखें कि जो इवन नंबर है इसमें आपको क्या मिल जाएगा? 2 4 6 ऐसे ये सारी चीज़ें मिलती हैं। इसमें आपका 1 3 5, ठीक है, ये सब क्या हो जाएंगे? ऑड नंबर हो जाएंगे। ये आप लोग समझते हो, जानते हो, इसमें बहुत ज़्यादा विशेष बात नहीं करनी है। लेकिन आपको एक बात मैं और बता दूं, जो आपकी सम संख्या है ये आपका अगर नेगेटिव में भी चले तो कोई दिक्कत नहीं है। -4 -2, ठीक है, ये सब क्या है आपका? ये सब आपका क्या है? ये सब भी आपकी सम संख्या है। अच्छा, -2 के बाद देखो क्या आएगा? ये -2 के बाद आएगा 0, फिर आएगा 2, फिर 4, ऐसे चलता रहेगा। ये सम संख्या है। सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो, 2 क्रमागत सम या 2 क्रमागत विषम संख्या के बीच में 2 का अंतर होता है। 2 क्रमागत सम या 2 क्रमागत विषम संख्या के बीच में 2 का अंतर होता है। तो इसीलिए अगर -4 से -2 पे पहुंचना है, आपको 2 का अंतर मिल रहा है। -2 से फिर अगला पहुंचने के लिए 2 का अंतर लोगे तो 0 आ जाएगा, और फिर आपका 0 से 2 जाओगे तो 2 का अंतर, फिर 2 से 4 2 का अंतर। तो 2 क्रमागत सम संख्याएं हो या विषम संख्याएं हो, उनके बीच में अंतर 2 का होता है। अब यहाँ पर एक बात बड़ी ध्यान से आप देखो, 0 क्या है? यहाँ पर इस तरीके से आपको दिख रहा है कि 0 आपकी सम संख्या है। 0 क्या है? सम संख्या। तो 0 पर पहले चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है या बहुत को तो पता ही नहीं रहता कि 0 एक सम संख्या है। 0 एक सम संख्या है। देखो, एक तो इस तरीके से सिद्ध कर दिया, और आप कैसे सिद्ध करते हो कि 0 सम संख्या है? देखो, जब कोई एक इवन नंबर हो, कोई सम संख्या हो, उसी सम संख्या में एक सम संख्या जोड़ा जाए। सम संख्या में सम संख्या जोड़ा जाता है तो एक सम संख्या ही आती है, एक सम संख्या ही आती है। अगर सम संख्या में एक विषम संख्या जोड़ो तो विषम संख्या आती है, और विषम संख्या में एक विषम संख्या जोड़ो तो आपकी सम संख्या आती है। तब क्या आती है? सम संख्या आती है। ये साधारण नियम है, ठीक है। अब अगर आप कह रहे हो कि 0 सम संख्या नहीं है, ये ऑड नंबर है, 0 कैसा नंबर है? ऑड नंबर, ये आप कह रहे हो। मान लेते 0 ऑड नंबर है, तो हम लोग क्यों हम कह रहे हैं कि 0 इवन है, आप कह रहे हो मान लो 0 ऑड नंबर है। तो आइए देखते हैं ये अप्लाई करके कि क्या आपका 0 ऑड है। जैसे आप समझो, -2 क्या है? इवन नंबर है।
+2 क्या है, इवन नंबर है, लेकिन -2 + 2 जोड़ने पर क्या आएगा, 0। तो आप तो कह रहे हो कि 0 ऑड नंबर है, तो ये आना चाहिए था, मतलब ये ऑड आना चाहिए था, तो लेकिन ये होता क्या है, मतलब आपका नियम तो ये होना चाहिए था कि इवन जोड़ के ऑड होना चाहिए था, लेकिन आपका आ रहा है 0। 0 तो क्या है आपका, आप कह रहे हो कि ऑड नंबर, लेकिन ये आ क्या रहा है, रूल क्या बता रहा है, रूल आपका इवन बता रहा है, इसका मतलब रूल गलत आपका हो गया। इवन, मान लो कोई नंबर 4 है, इवन है, कोई नंबर 4 है, इवन है, और आप कह रहे हो कि 0 ऑड है, तो 0 यहाँ पर रख दिया, तो 4 + 0 कितना होगा, 4 होगा ना, जबकि आपका 4 क्या होता है, इवन, जबकि रूल क्या कह रहा है, ऑड, तो यहाँ पर भी आपका रूल गलत हो गया। 2 ऑड को जोड़ो, जैसे आप कह रहे हो 0 ऑड है, एक 3 भी ऑड होता है, तो 0 + 3 3 आ जाएगा। अब 3 आपका ऑड नंबर होता है, जबकि नियम क्या कर रहा है, इवन, तो जब आपने 0 को ऑड माना तो ये सारे नियम क्या हो गए, गलत। इसका मतलब 0 क्या है, एक इवन नंबर है। इसका मतलब क्या हो गया कि 0 एक इवन नंबर है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 0 एक इवन नंबर है, ठीक है। चलिए, अब हमने इंटीजर्स में इन सब भागों को पढ़ा। अब इंटीजर में भी जो आपका पॉजिटिव इंटीजर वाला पोर्शन है, इसको भी हम लोग डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर के पोर्शन को डिवाइड करते हैं। जो हमने पॉजिटिव इंटीजर पढ़ा था ना, धनात्मक पूर्णांक संख्या या धन पूर्णांक संख्या, पॉजिटिव इंटीजर्स, धनात्मक या धन पूर्णांक संख्या, धनात्मक पूर्णांक या धन पूर्णांक संख्या, इसको भी डिवाइड करते हैं। इसको बेसिकली देखो 3 पोर्शन में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला तो एक तो होता है आपका प्राइम नंबर, इसको हम लोग कहते हैं अभाज्य संख्या, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या, ठीक है। एक होता है आपका कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। क्या होती है भाई अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं क्या होती है, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या हम लोग देखते हैं क्या होती है अभाज्य और भाज्य संख्या, ठीक है। क्या होती है भाज्य और अभाज्य संख्या, ये हम लोग देखते हैं। फिर से ब्लर हो गया। क्या होती है भाज्य और अभाज्य संख्या, चलिए हम लोग देखते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स इज नोन एज आपके क्या, प्राइम नंबर। नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स, और वो भी फैक्टर कौन होना चाहिए, एक तो 1 होना चाहिए और दूसरा नंबर इटसेल्फ, मतलब वे संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, और वो फैक्टर कौन कौन से, 1 हो और नंबर खुद हो। कहने का मतलब ऐसे भी कह सकते हो इसके डेफिनेशन को, वे सभी संख्याएं जो या तो खुद से विभाजित हों या 1 से, उन्हें अभाज्य कहोगे, उन्हें आप क्या कहोगे, अभाज्य संख्याएं कहोगे। और जबकि कंपोजिट नंबर क्या होगा, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, इसको हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इज नोन एज कंपोजिट नंबर, ठीक है, इज नोन एज कंपोजिट नंबर, ठीक है। अच्छा, अब अभाज्य संख्याएं आप समझ गए हो, ठीक है। तो आप देखो, अगर आप लोग हम लिखना चाहें 1 2 3 4 5 6 ऐसे चेक करना चाहें कि कौन अभाज्य है कौन नहीं, तो एक देखो, 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, 1 का कितना फैक्टर होगा, एक ही फैक्टर होगा, तो 1 तो आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। 2 के 2 फैक्टर होंगे, 1 और 2, 2 के 2 फैक्टर होंगे। अच्छा, 2 ही फैक्टर होना चाहिए, एक तो वो 1 होना चाहिए और एक वो संख्या, तो आपका 2 का देखो 2 ही फैक्टर, एक तो 1 है और दूसरा वो संख्या, इसका मतलब 2 अभाज्य संख्या है। 3 के देखो फैक्टर 1 और 3, 2 ही फैक्टर है, एक 1 है और एक दूसरी वही संख्या, तो ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। 4 के देखो 1 2 4, ये 3 फैक्टर हो गए, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। 5 के देखो 2 ही फैक्टर है, 1 और 5, 1 और वो एक खुद वो संख्या, तो 5 भी क्या है, आपका एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो इस तरीके से प्राइम नंबर निकालते हैं। एक बात और जान लीजिए कि 1 से लेके 50 तक आपके, 1 से लेके 50 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं भाई, 1 से लेके 50 तक आपके 10 प्राइम नंबर होते हैं, 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 50 से लेके 100 तक 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। और 1 से लेके 100 तक आपकी 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। चेक कर लेने दीजिए, वीडियो ब्लर तो नहीं हो रहा है, नहीं अभी तो ब्लर नहीं हो रहा है, ये बीच बीच में प्रॉब्लम होने लगती है, इसमें यही इशू है ना। चलिए, तो आपकी इसमें ये इतनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। भाज्य संख्याएं देखो, भाज्य संख्या मतलब आप इधर देखो, अगर ये पूछा जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी, 2।
सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या हो जाएगी? 2। आपकी परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होगी? 2 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2। अगर भाज्यिक संख्या की बात करें, नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, तो नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, 2 से अधिक फैक्टर आपको पहली बार मिला कहाँ पे? 4 पे। 2 से अधिक फैक्टर कहाँ मिला पहली बार? 4 पे। मतलब 4 क्या है? आपकी एक भाज्य संख्या है। 4 क्या है? एक भाज्य संख्या है। इसके बाद आप देखोगे तो 6 का भी आपका 2 से अधिक फैक्टर मिलेगा, तो 6 भी एक भाज्य संख्या होगी। तो इस तरीके से आप भाज्य संख्या निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या मिलेगी? आपकी 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या मिलेगी? 4 मिलेगी। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या मिलेगी? 4 मिलेगी। सॉरी। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो प्राइम नंबर हमने देख लिया, कंपोजिट नंबर देख लिया। अब जो एक होता है, एक न तो अभाज्य संख्या है, न तो अभाज्य संख्या है, न ही भाज्य संख्या, न ही भाज्य संख्या। मतलब एक जो 1 है, 1 न तो प्राइम नंबर है न तो कंपोजिट नंबर है। 1 न तो प्राइम नंबर है न तो कंपोजिट नंबर है। 1 आपका न तो प्राइम नंबर है न तो कंपोजिट नंबर है। ठीक है, इतना बात आपको ध्यान में रखना है। अब प्राइम नंबर को भी 3 भाग में कैटेगराइज करके हम लोग पढ़ते हैं। क्योंकि इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उससे क्वेश्चन बने हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्राइम नंबर को भी 3 भाग में कैटेगराइज करके पढ़ते हैं और उससे आपके क्वेश्चन बने हैं। हालांकि उस कैटेगरी को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर एक नंबर देख लेते हैं, परफेक्ट नंबर। ठीक है, परफेक्ट नंबर से भी आपका 1-2 एग्जाम में आपके प्रश्न बने हैं, तो यहाँ पर अभी परफेक्ट नंबर देख लेते हैं। और प्राइम नंबर का जो कैटेगराइजेशन है, जिसमें हम लोग रिलेटिवली प्राइम, ट्विन प्राइम और को प्राइम पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? रिलेटिवली प्राइम, ट्विन प्राइम और को प्राइम। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अभी हम लोग देखने चल रहे परफेक्ट नंबर। ठीक है, और समय रहा तो अभी देख लेंगे परफेक्ट नंबर। ठीक है, वीडियो बार बार ब्लर हो रही है, एक इशू ये आ जाता है। ठीक है, सब होना तो नहीं चाहिए लेकिन ये हो रहा है। परफेक्ट नंबर देखते हैं कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। ठीक है, परफेक्ट नंबर देखो, परफेक्ट नंबर किसे कहते हो? इफ़ द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ अ नंबर इज इक्वल्स टू, इफ द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ a number excluding the number is equal to the number itself, then the number is known as perfect number. Then the number is known as perfect number. क्या मतलब है भाई? जब किसी संख्या के फैक्टर्स का योग क्या आ जाए, संख्या के बराबर ही आ जाए, तो उसे हम लोग परफेक्ट नंबर कहेंगे। लेकिन जब हम फैक्टर्स का योग करने लगेंगे तो जो संख्या खुद है उसको हटा देंगे। जैसे आप समझो 6 है, 6 का फैक्टर लिखोगे तो 1 2 3 6 के ये फैक्टर हो गए। तो जब हम लोग ऐसा लेना है, इनके फैक्टर्स का सम करना है, लेकिन जो संख्या है उसको हटा देना है, बाकी फैक्टर्स का सम करना है। तो 3 + 2 कितना? 5 और +1, तो इनके तीनों के योग कितने आ रहे हैं? 6, मतलब वो संख्या के बराबर ही आ रहा है। तो ये 6 आपका हो जाएगा परफेक्ट नंबर। 6 क्या हो जाएगा? परफेक्ट नंबर। जैसे आप 28 एग्जाम्पल एक और दिखाता हूँ। 28 इसका फैक्टर लिखोगे तो 1 2 4 7 14 28। ठीक है, 1 2 4 7 14 28। अब इसमें देखो, अगर 28 को छोड़ दो, अगर आप 28 को छोड़ दो, बाकी सभी फैक्टर्स का सम करो, तो आपका 14 और 7 21, 21 4 25 और 2 27 और 1 28। इन बाकी फैक्टर्स का योग कितना आ रहा है? 28, मतलब संख्या के बराबर ही आ रहा है। इसका मतलब 28 क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। तो ऐसे नंबर्स को परफेक्ट नंबर कहते हैं जिनके फैक्टर्स का जो सम होता है वो उन नंबर के बराबर ही होता है, बस उस फैक्टर को छोड़ देते हैं जो संख्या ही होती है ना, संख्या को ही छोड़ के बाकी सभी फैक्टर का योग अगर संख्या के बराबर आ जाए तो ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं परफेक्ट नंबर। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अगली वीडियो में प्राइम नंबर के जो प्रकार हैं, रिलेटिवली प्राइम, को प्राइम और ट्विन प्राइम। और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे और चीज़ों को पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ाऊंगा, उसमें क्वेश्चंस जो आते हैं वो क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चंस कराऊंगा, लेकिन वो सारी चीज़ें अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, अभी वीडियो ब्लर वाली थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, इसको रिजॉल्व कर लिया जाएगा और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।